Hi, welcome to PIB Insight. Today we will go through findings of a report which was published 2 days ago. After this session, you will get to know about the current status of our groundwater resources and the underlying challenges. So, ये जो रिपोर्ट है इसका सबसे पहले तो नाम बता दूँ मैं. दिस इज़ नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया 2024. अब इससे क्लियर है कि एक तो सबसे पहले दिस इज़ a yearly report compiled and published by Central Groundwater Board यानी CGWB. Now this body comes under the Ministry of Jal Shakti. So you have to remember कि कौन सी मिनिस्ट्री इससे लिंक्ड है. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. अब सपोज कोई एग्ज़ाम होने वाला है अभी एंड यू आर आस्क्ड टू सपोज उसमें इस रिपोर्ट के बारे में मेंशन किया हुआ है एंड दे आस्क यू दैट दिस रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज. सपोज कुछ ऐसा आता है तो वहाँ पे क्लियर रहना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की इनिशिएटिव है या फिर उनके इनिशिएटिव पे CGWB ये रिपोर्ट को कंपाइल करता है, प्रिपेयर करता है. ओके, एक एक करके हम देख लेते हैं पहले ये होता क्या है. तो सबसे पहले तो ग्राउंड वाटर की जो बेसिक डेफिनेशन है आप सबको पता होगी, हम सब यूज़ भी करते हैं इसे अपने डेली लाइफ में. तो ये इतना मुश्किल नहीं होने वाला है, बट ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड दे दूँ. तो जो हमारे लिए ड्रिंकेबल वाटर है, पोर्टेबल वाटर है, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है. अगर आप ऐसे देखो तो पूरे प्लैनेट का अराउंड 70% वो वाटर है. बट क्या ये पूरा जो हम 70% की बात कर रहे हैं, क्या ये पीने लायक है? अब उसका आंसर है नहीं. तो जो इजीली अवेलेबल रिसोर्स है हमारे लिए सो दैट वी कैन ड्रिंक वाटर, वो है ग्राउंड वाटर, क्योंकि उसे हम डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करके और बिना बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन के पी सकते हैं. इनफैक्ट आप अगर रूरल एरियाज़ में जाओ तो वहाँ पे जो हैंडपम्प्स होते हैं, चापाकल होते हैं, तो उसके पानी को डायरेक्टली वहाँ पे लोग पीते हैं. ठीक है, आपको उसके लिए फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. बट अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे वाटर का लेवल बहुत नीचे जा चुका है एंड बिकॉज पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन है, उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है तो उसमें पॉल्यूटेड वाटर भी काफ़ी हद तक जा रहा है. तो यहाँ पे अर्बन एरियाज़ में हमें फ़िल्टर यूज़ करने की ज़रूरत होती है. बिना उसके वो हो सकता है कि आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं उसमें, राइट. तो ये ग्राउंड वाटर की इंपॉर्टेंस है. सिर्फ ये ड्रिंक करने के काम भी नहीं आता. आप ऐसे सोच के देखो कि जब एग्रीकल्चरल जो यूसेज है वाटर का, मतलब इसके लिए इरिगेशन के लिए, तो अभी भी काफ़ी हद तक, क्योंकि हर जगह डैम नहीं हो सकते, हर जगह रिवर्स नहीं हो सकते, तो मोस्टली जो यूज़ होता है वाटर वो होता है थ्रू ग्राउंड वाटर को आप पहले एक्सट्रैक्ट करते हो मोटर पंप से और फिर वो वाटर यूज़ करते हो इरिगेशन के लिए. तो ड्रिंकिंग, उसके बाद जो हमारा इरिगेशन का यूज़ है वो. इसके अलावा बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में वाटर को यूज़ करते हैं. या तो हो सकता है कि मशीन्स को कूल डाउन करने के लिए, जैसे हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, तो उसका रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है और उससे इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होती है कि उस पूरे स्ट्रक्चर को ठंडा रखने के लिए वहाँ पे पानी यूज़ किया जाता है बहुत ही हेवी अमाउंट में. बल्कि मैक्सिमम वाटर जो है वहाँ का वो वेपराइज हो जाता है. तो आप समझ सकते हो कि कितने ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ हो रहा होगा पानी वहाँ पे. तो सबसे पहले अपना जो हमारा डेली यूटिलाइजेशन है वाटर का, उसके बाद एग्रीकल्चरल यूज़ एंड देन इंडस्ट्रियल यूज़. तो सपोज़ कि किसी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपसे बोला जाए कि हमें हमें ग्राउंड वाटर की इंपॉर्टेंस समझानी है, तो आप इसको 3 ऐसे ब्लॉक्स में डिवाइड करके फिर बताओगे कि कैसे वाटर इन तीनों केसेस में यूज़ होता है. ओके, अब हम आते हैं इस पे कि ये जो रिपोर्ट बनाई गई है तो इसकी क्या मीनिंग है, मतलब ये किस चीज़ को कंपाइल करने की कोशिश कर रहा है. आप देखो यहाँ पे क्या है, कंपाइलेशन, मतलब हर साल कुछ ना कुछ वो नोट कर रहे होंगे, रिकॉर्ड अपना मेंटेन कर रहे होंगे. तो जो रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन की जाती है दैट इज़ अबाउट रिचार्ज एंड एक्सट्रैक्शन. अब ये क्या होता है, तो मैंने जो डिफरेंट नीड्स बताए हैं आपको, ठीक है, कि एक तो हमारा डेली यूज़ है, देन एग्रीकल्चरल यूज़ है, फिर इंडस्ट्रियल यूज़ है. तो पूरे साल भर में पूरे इंडिया में ग्राउंड वाटर का कितना एक्सटेंट वो यूज़ हो रहा है. तो ये जो ईयरली डेटा है ये आपको बताएगा कि ग्राउंड वाटर को कितना एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है
पर एनम बेसिस पे। अच्छा, अब अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो फिर क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्स है, जब तक इसकी रिसाइकलिंग नहीं होगी तब तक शायद हमारे पास आगे यूज़ करने के लिए रिसोर्स अवेलेबल नहीं रहेगा। तो जैसे रेनफॉल है या फिर जो हमारे रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, तो जब इनमें पानी का फ़्लो होता है या फिर ऊपर से पानी आता है तो क्या है कि उसका कुछ पोर्शन आपको ग्राउंड को इन्फिल्ट्रेट करके वो नीचे जो हमारा जहाँ से हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस लेवल पे वो वापस से चला जाता है। इसको हम बोलते हैं रिचार्ज, मतलब कि एक्सटर्नल जो हमारा एरिया है वहाँ से कैसे ग्राउंड के अंदर पानी पहुँच जाए, इसी को बोलते हैं रिचार्ज। तो बहुत ही सिंपल वे में अगर हमें समझना हो तो अब जो आइडियल सिनेरियो है वो ये है कि रिचार्ज का लेवल हमेशा ज़्यादा होना चाहिए एक्सट्रैक्शन से। अगर ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए तो मतलब कि उस समय सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि बहुत सारी जगह वाटर की स्कार्सिटी हो जाए, क्योंकि हम इतना एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे जितना शायद पूरे साल भर में रिचार्ज भी नहीं हो रहा। तो ये लेवल ना आए, और अगर ये लेवल आता भी है सपोज़ कहीं पे, तो कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं टाइम से पहले। तो इसी को इंश्योर करने के लिए और ये देखने के लिए कि ऐसी कोई बहुत ही ग्रेव टाइप की सिचुएशन ना आए, तो ये ईयरली बेसिस पे कंपाइल किया जाता है। तो ये है इसका पर्पस। अच्छा, अब इसमें डेटा क्या क्या निकल के आया है उसको हम देख लेते हैं। डेटा इसमें आपको बहुत सारे मिलेंगे डेटा पॉइंट्स, लेकिन हर डेटा पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा सो दैट आप अपने नोट्स में जाके उसको हाईलाइट कर पाओ या लिख पाओ अलग से कि ये पार्ट है जो मुझे याद रखना है। तो सबसे पहले जो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है वो ये है कि जो रिचार्ज का लेवल है, ठीक है, ईयरली, दैट हैज़ रीच्ड 446, यानी क्लोज आप मान लो इसको 447 बिलियन क्यूबिक मीटर, इसको BCM बोलते हैं शॉर्ट में। ये डेटा कब का है? 2024 का। अच्छा, अब अगर आप पहले का देखो तो 6 साल पहले यानी 2017 में ये नंबर हुआ करता था, 2017 में ये नंबर हुआ करता था 432, ठीक है, यानी इंक्रीज़ हुआ है। कितने का हुआ है? तो 15 BCM का इंक्रीज़ हुआ है, राइट। अब सपोज़ ग्राउंड वाटर के ऊपर कोई आपको क्वेश्चन लिखने को आ जाए, सपोज़ डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि हमारा फोकस मेन रहेगा कि आप कैसे किसी टॉपिक के ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो MCQs के लिए चीज़ें होती हैं वो आप अगर 1-2 बार रीड भी करते हो तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। बट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को लिखना कैसे है, आप कैसे एक अच्छा आंसर ड्राफ्ट करो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप नंबर्स की सिग्निफिकेंस को समझो अच्छे से। तो मैंने ये बताया कि 2017 में ये नंबर था 432 और अब जाके हो गया है 447, यानी रिचार्ज का नंबर, अगर रिचार्ज का एक्सटेंट अगर बढ़ रहा है तो ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन है, राइट। अच्छा, अब देखते हैं दूसरे डेटा को। तो रिचार्ज तो हो गया, अब हम बात करेंगे किसकी? एक्सट्रैक्शन की। ये अभी के टाइम पे यानी 2024 में ये लेवल है कितना? 240, इसको मान लेते हैं 246 2024 में। 2017 में ये नंबर था 249, ठीक है, यानी ये कम हुआ है कितने से? तो 4 BCM से। अब आप देखो, एक तो हम रिचार्ज लेवल बढ़ा रहे हैं अपना और एक्सट्रैक्शन को कम कर रहे हैं, तो ये जिसको हम बोलते हैं डबल बेनिफिट, ये हमें प्रोवाइड करेगा आगे के लिए। बट ये जो डिक्रीज़ हुआ है ये अभी भी रिक्वायर्ड जो हमारा लेवल जो हम चाह रहे थे वैसा कोई नंबर नहीं है। लेकिन अगर आप देखो कि यहाँ पे 15 पॉइंट का हो रहा है, 15 BCM का हो रहा है, तो यहाँ पे भी उतना होना चाहिए था, जो कि सैडली अभी तक हो नहीं पाया। अब इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, इतना डिटेल में आपको वैसे जाना नहीं है, बट फिर भी मैं कुछ एग्जांपल्स देके समझा देता हूँ कि क्यों नहीं हो पाया। तो अभी भी कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, जब ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था तो उस टाइम पे ये 2 स्टेट्स ने लीड किया था पूरे इंडिया को, ठीक है। ग्रेन्स की प्रोडक्शन, क्रॉप्स की प्रोडक्शन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी, एंड थ्रू दिस वी इंश्योर्ड दैट इंडिया हैज़ और इंडिया अचीव्स फूड सिक्योरिटी, जो कि उस समय नहीं थी। बट ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे एग्रीकल्चरल यूसेस के लिए जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है दैट इज़ क्लोज टू 85%। तो आप समझ लो कि पंजाब हरियाणा में जितना ग्राउंड वाटर है उसका 85% ये एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हर साल।
ये नंबर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए इतना कर रहे हो 85%, तो फिर ड्रिंकिंग वाटर कितना बचेगा, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए कितना पानी बचेगा। तो ये एक बहुत ही सीरियस यहाँ पे सिचुएशन है, जिसके वजह से सिर्फ ये 2 स्टेट्स नहीं है, और भी स्टेट्स हैं, बट सबसे ज़्यादा नंबर यहीं का है 85%। अगर ये थोड़ा कम हो जाए, अब ये कम कैसे होगा, क्योंकि अगर प्रोडक्शन करनी है, अगर मान लो फार्मिंग करनी है, तो पानी का यूज़ तो होगा। अब वहाँ पे रिवर्स भी हैं, बल्कि पंजाब का नाम पंजाब इसीलिए पड़ा था क्योंकि वहाँ पे 5 रिवर्स जाती थी। पार्टीशन के बाद चलो रिवर्स कम हो गई, लेकिन फिर भी अगर वाटर को वहाँ पे कंजर्व किया जाए, डैम्स पे थोड़ा अच्छे से वर्क किया जाए, डैम्स वहाँ पे अभी भी हैं, लेकिन शायद उसको अच्छे से यूज़ नहीं किया जा रहा है, राइट। एक और तरीका हो सकता है कि ऐसे कौन से क्रॉप्स हैं जिसमें वाटर की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। तो जिन लोगों ने नाबार्ड का एग्ज़ाम दिया होगा, तो हम उसमें रीड करते हैं इस चीज़ को कि किस क्रॉप की वाटर इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। या ओवरऑल अगर आप वाटर इंटेंसिटी को देखो, तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि कितना वाटर कोई क्रॉप रिक्वायर करती है, ठीक है, टू बी एबल टू ग्रो एंड टू बी हार्वेस्टेड एट अ लेटर स्टेज। तो उसमें 2-3 हैं ऐसे क्रॉप्स, जैसे कि राइस है, शुगर केन है। इन सब की वाटर इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, मतलब शुगर केन के फार्मिंग के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, राइस के फार्मिंग के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, बिना इसके वो फिर ग्रो ही नहीं कर पाएगा। अब उसका तरीका, एक ऑल्टरनेटिव ये है कि अब बहुत सारे राइस के वैरायटीज़ ऐसे आने लग गए हैं जिसमें वाटर की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती है, मतलब कि आप उसको अगर कम पानी भी दोगे तो भी वो ग्रो कर जाएगा। तो ऐसे जो मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, GMC, ऐसे, तो वो ICAR बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही है, बट फिर भी मास स्केल पे अभी तक नहीं हो पाया, राइट। तो जब आपको ऐसा लिखने को आए, क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है, कि हम कैसे एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग एक्टिविटीज़ में रिसोर्सेज का जो रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है अभी, हम उसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसमें आप ये सब एग्जांपल्स दे सकते हो। ओके, ये मैंने आपको बताया कि 15 BCM का इंक्रीज़ हुआ है, बट ये लास्ट ईयर के रेफरेंस में नहीं है, ये था 2017 के लेवल से अब तक कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये वैसे यहाँ पे लिखा भी है। ओके, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, तो वो है कि अभी करंट स्टेटस क्या है, क्योंकि हमने रिचार्ज तो बता दिया और हमने एक्सट्रैक्शन भी बता दिया। अब देखते हैं, थोड़े से और डिटेल में जाते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा डेटा ज़रूरी है, कौन सा नहीं है। सबसे पहले तो टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ये आपको याद होना चाहिए, जो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। इसको आप अप्रॉक्स फिगर इसका 447 BCM भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आउट ऑफ द टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज, what is the exact amount that can be extracted? So that is 406.19, यानी आप इसको 406 BCM लिख सकते हैं। इतना एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है आउट ऑफ जो हमारा टोटल नंबर है, बट एक्चुअली में जो हो रहा है अभी फ़िलहाल वो हो रहा है 246। तो ये अच्छी बात है कि हम इस पॉइंट पे नहीं आए हैं कि हमें अपना पूरा ग्राउंड वाटर का जो अमाउंट है हमारा वो पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाए, बल्कि एफर्ट्स अब इस डायरेक्शन में लग रहे हैं कि इस नंबर को कैसे कम किया जाए फर्दर। ओके, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो ये आपका कवर्ड है पहले से। इसको आप छोड़ दो, इसकी उतनी नीड नहीं है अभी। अगर एग्ज़ाम मान लो महीने भर बाद होता तो शायद इसको हम डिटेल में करते बहुत, बट अभी फ़िलहाल इसकी नीड नहीं है, तो इसको आप छोड़ देना। अच्छा, ओवर एक्सप्लॉयटेड यूनिट्स डिक्लाइन फ्रॉम 17.24% टू 11.13। तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि ये आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है किस में, यहाँ पे इस वाले में। तो ये इसी का सब पॉइंट है, तो आप इसको भी छोड़ दो, अभी ये उतना ज़रूरी नहीं है। ओके, रिचार्ज सोर्सेज, कंसिस्टेंट इंक्रीज इन रिचार्ज फ्रॉम टैंक्स, पॉन्ड्स, वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स, WCS, राइजिंग बाय 11.36 BCM सिंस 2017। ये भी आपके RBI या फिर नाबार्ड के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है। आप ये सोच सकते हो फिर हम इसको रख क्यों रहे हैं अभी, तो कि ये क्योंकि यूट्यूब का सेशन है। वो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका हो सकता है बाद में SBI का एग्ज़ाम हो, जो कि शायद जहाँ तक मुझे याद है फेब में होना है। तो वैसे लोगों के लिए ये डेटा पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसको देखना। लेकिन RBI नाबार्ड के लिए इसको इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप इसको छोड़ देना अभी। फिर हम आते हैं क्वालिटी पे। तो एक तो
इतने सारे सोर्सेज और लोकेशन से वाटर को कलेक्ट किया जाता है ताकि उनके क्वालिटी की असेसमेंट हो सके। ये आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस समझाने के लिए था कि ऐसा नहीं है कि एक या दो सैम्पल साइज़ जिस पे कि आप रिसर्च करते हो, तो सैम्पल साइज़ जितनी ज़्यादा बड़ी होती है रिसर्च उतनी ही एक्यूरेट होती है। ओके, तो यहाँ पे इंश्योर किया गया है कि जो ग्राउंड वाटर सैम्पल्स को कलेक्ट किया जा रहा है वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड हो ताकि रिजल्ट की जो फाइंडिंग्स हैं उसमें एक्यूरेसी मेंटेन रहे। ओके, जो हमारे काम की चीज़ है वो यहाँ पे है। तो जो भी सैम्पल्स कलेक्ट किए गए थे उसमें ये पाया गया कि 81% ऑफ सैम्पल्स डीम्ड सुटेबल फॉर इरिगेशन, मतलब इरिगेशन के लिए हम 81% को यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखना आप कि अगर पूरे सैंपल का सिर्फ 81% ही है जो इरिगेशन के लिए यूज़ हो सकता है, तो मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर है वो इससे भी कम होगा। अब रिपोर्ट में ड्रिंकिंग वाटर के लिए कोई ऐसा नंबर नहीं था, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। बट आपको ये चीज़ याद रखनी है कि टोटल सैंपल का 81% था जो कि इरिगेशन के लिए सूटेबल है। ये एक इम्पॉर्टेंट नंबर है। ओके, 100% सैंपल्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रेटेड एक्सेलेंट फॉर इरिगेशन। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। जिनका फेब में कोई एग्ज़ाम है या फिर जनवरी में कोई एग्ज़ाम है वो इसको ज़रूर से नोट करो। क्वेश्चन इस वे में पूछा जा सकता है कि जो हमारी रिपोर्ट आई है रिसेंट, रिपोर्ट का नाम क्या था यार, नेशनल कंपाइलेशन कुछ ऐसे नाम है, तो वो रेफरेंस दे देंगे और आपसे ये पूछेंगे कि किस रीज़न से जो सैम्पल्स कलेक्ट हुए थे उसमें ये पाया गया कि 100% ऑफ द सैम्पल्स, ठीक है, 100% ऑफ द सैम्पल इज़ सूटेबल फॉर इरिगेशन। तो उसमें रीज़न वाइज ऑप्शंस होंगे नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया, कुछ ऐसे हो सकता है। तो वहाँ पे आप देख लेना, इसको याद रखना। ये उतने काम का नहीं है, बट जिनका अभी जैन में या फिर फेब में कोई एग्ज़ाम है तो इसको आप थोड़ा सा नोट कर लेना कि आयरन की वजह से, ठीक है, आयरन कॉन्टेमिनेशन जो होती है वाटर में उसके वजह से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, मतलब पेट से रिलेटेड कुछ है ये। तो ये पूछा जा सकता है, मतलब स्टैटिक टाइप का बना के ये पूछ सकते हैं आपसे। ओके, इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब जब आप आंसर लिखोगे तो ध्यान रखना कि जब भी ऐसे टॉपिक्स पे कोई आंसर लिखा जाता है तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा कि आप इनिशिएटिव को किस वे में लिख रहे हैं। जैसे अगर मान लो कि क्वेश्चन ये रहा कुछ ऐसा, हो सकता है कि हेल्थ केयर से रिलेटेड हो सकता है एजुकेशन से रिलेटेड हो। अगर क्वेश्चन आपसे इस वे में पूछा जाए कि जो जितने गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, तो उनके थ्रू हम कितना रिजल्ट अचीव कर पाए हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो फिर आपको इनिशिएटिव्स लिख के बताना पड़ेगा कि यहाँ से हम क्या क्या रिजल्ट्स ला सके हैं अभी तक। बट अगर क्वेश्चन ये हो कि वो किसी इशू पे बात कर रहा हो, जैसे कि ग्राउंड वाटर की जो हमारे इंडिया में स्कार्सिटी है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, उस सिचुएशन को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या एक्शंस लिए हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आता है सिर्फ, तो आपको सिर्फ नाम लिखना है और उस इनिशिएटिव या स्कीम जो भी है ये, उसका आपको लिखना है पर्पस कि ये किस लिए लॉन्च हुआ था, दैट्स इट। इतना लिख दो, वहाँ से काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर ये है कि आपको बताना है एग्जैक्टली कि अभी क्या स्टेटस है, इस स्कीम ने कितना प्रोग्रेस किया है, अगर कुछ ऐसा है तो आपको डेटा लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अगर हम बात करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की, तो अफोर्डेबल हाउसिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने एफर्ट्स डाले हैं उसका क्या रिजल्ट रहा है अभी तक। इसमें आप प्रधानमंत्री आवास योजना दोनों, अर्बन भी और रूरल भी, इसको लिख के ये बताओगे कि कितने हाउसेज अभी तक सैंक्शन हो चुके हैं और उसमें से कितने बन चुके हैं। बट अगर सिर्फ ये रहेगा क्वेश्चन कि अफोर्डेबल हाउसिंग को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, तब आप वहाँ पे सिर्फ नाम लिखोगे और उसके आगे लिखोगे कि इसका पर्पस क्या था, और कुछ फीचर्स अगर आप लिख सकते हो तो लिख दो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इनिशिएटिव्स बहुत ज़्यादा हैं तो फीचर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये लिखो कि इसका क्या पर्पस है। तो यहाँ पे क्या है पर्पस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंजर्वेशन, उसके लिए फंडिंग मिलती है कहाँ से, 15th फिनांस कमीशन। दूसरा है जल शक्ति अभियान, तो ये क्या है, ये थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए लोगों को बताया जाता है कि आप कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो मेथड्स यहाँ पे बताए जाते हैं लोगों को, एंड ये मेथड्स के थ्रू लोग वहाँ पे एक्चुअली में कर पाए, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो भी फंडिंग जाती है वो जाती है थ्रू 15th फिनांस कमीशन। फिर है अटल मिशन फॉर, ये अमृत मिशन का पार्ट है एक। तो यहाँ पे क्या है कि जो अर्बन एरियाज़ में जो हाउसिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं,
तो उसमें कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही कोई ऐसी स्ट्रक्चर बना दी जाए ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग या दूसरे जो होते हैं सोर्सेज तरीके वो वहाँ पे इजीली ऑपरेट हो पाए। ऐसे ऐसे करके आपको बहुत सारे नाम दिखेंगे। किसी क्वेश्चन में जब आपको लिखने का आ जाए कि आपको इनिशिएटिव्स के बारे में लिखना है तो कोशिश करना कि आप 5-6 ही लिखो, ज़्यादा नहीं। लिखने को आप लिख सकते हो, ये बहुत है, इनफैक्ट और भी हैं इसमें, जैसे हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे 3 और हैं। तो डिपेंड करता है इस बात पे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। अगर सपोज़ क्वेश्चन कुछ ऐसा आ रहा है कि एग्रीकल्चर में जो वाटर का यूज़ हो रहा है, ग्राउंड वाटर का यूज़ हो रहा है इरिगेशन के लिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है ताकि वो यूज़ वहाँ पे कम हो जाए, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, इसको लिखोगे। आप इसे भी मेंशन कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, बट वहाँ पे ये वाला मेंशन मत करना क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनता। अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो एग्रीकल्चर, क्योंकि फार्मिंग मोस्टली रूरल एरियाज़ में होती हैं, तो आप वहाँ पे कोई ऐसी स्कीम को मेंशन मत करो दैट इज़ रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, वो वहाँ पे सेंस नहीं बनाता। तो यहाँ पे मैंने सारे स्कीम्स लिख दिए हैं। अब इसमें से कौन सा आपको पिक करना है वो देखना कि क्वेश्चन की नीड क्या है, ठीक है। फिर लास्ट में एक सॉल्यूशन की तरह हम इसको देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने एक मंत्र दिया 4 Rs, दैट इज़ रिड्यूस, रीयूज़, रिचार्ज एंड रीसाइकल। अब इसकी मीनिंग क्या क्या है वो आप समझ लो। ये आपको कहाँ पे हेल्प करेगा, तो जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जितने हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं वहाँ पे जो कंक्लूजन पार्ट है उसमें आप इसको लिख सकते हो। या फिर कुछ अगर सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है जिसमें आपसे ये पूछा जाए कि इस जो हमारा अनफेवरेबल सिचुएशन है उसे कर्ब करने के लिए या फिर उसे मिटिगेट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, तो लिए जा सकते हैं मतलब क्या हो गया कि ये कोई ऐसी चीज़ आपसे पूछी जा रही है जो अभी एक्चुअली में वर्क नहीं कर रही या फिर अभी वो फंक्शनल नहीं है। तो आप अगर वहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में लिखते हो तो अगेन वो वहाँ पे सेंस नहीं बनाएगा क्योंकि स्कीम्स ऑलरेडी रन हो रही हैं, उसके बाद भी वो प्रॉब्लम अभी सस्टेन्ड है, मतलब कि आपको कुछ नया करना पड़ेगा। तो वैसे वैसे क्वेश्चन में आप इस टाइप के बुलेट पॉइंट्स या फिर इस टाइप के जो है ना फॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने ये बोला, एक तो पहले यहाँ पे देख लो स्टेटमेंट है, इसको आप नोट भी कर सकते हो एंड इसे आप किसी क्वेश्चन के इंट्रो में या फिर बॉडी पार्ट में या फिर कंक्लूजन में जहाँ भी वो सूटेबल हो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रिड्यूस का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल है समझना कि जो वाटर का वेस्टेज हो रहा है ना उसे आपको पहले रिड्यूस करना है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए क्योंकि ये आसान है करना। अगर सपोज़ कि किसी एक्टिविटी में एक्चुअली में 10 लीटर की रिक्वायरमेंट है वाटर की, बट आपने जब मेजर किया तो आपने ये देखा वहाँ पे नोटिस किया कि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो 15 लीटर है, जिसमें से हो सकता है बहुत सारा वेस्ट हो जा रहा हो। तो अगर हमने वेस्ट को मिटिगेट किया, थोड़ा रिड्यूस किया, तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा कि हमने वाटर को कंजर्व किया है। नेक्स्ट है इसमें रीयूज़। सपोज़ एक बार कोई पानी यूज़ हो गया तो क्या उसे हम दोबारा कर सकते हैं? जैसे अगर मान लो घर को साफ़ करने के लिए या फिर व्हीकल्स को क्लीन करने के लिए जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं, क्या उसे हम रीराउट करके प्लांट्स की तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं ताकि उनकी फिर वहाँ पे इरिगेशन हो जाए? तो ऐसे ऐसे आपको तरीके अपनाने पड़ते हैं जिससे आप एक पानी को मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे रिचार्ज। तो रिचार्ज बहुत सारे तरीके से हो सकता है। एक तो जैसे मैंने बताया कि रेनफॉल के थ्रू हो सकता है ये, और आर्टिफिशियल वे में भी किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे घर हैं ऐसे, हो सकता है आपको इसमें अर्बन एरियाज़ में ना मिले, बट नॉर्थ ईस्ट या फिर किसी और रूरल एरिया में ऐसा देखने को मिलता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए लोगों ने खुद से अपने घर के पास स्ट्रक्चर्स बनाए होते हैं। वो हो गया क्या आपका आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर। आप नॉर्मल अगर प्लांटेशन भी करते हो तो उससे भी रिचार्ज काफ़ी हद तक होता है। कैसे? तो जब प्लांट्स की रूट्स वो नीचे जाएंगी तो उससे वाटर को फिर नीचे जाने का रास्ता मिल जाता है इसलिए। ठीक है, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। लास्ट में है रीसाइकल। तो सपोज़ कि आपने रीयूज़ करते करते करते, जैसे यहाँ पे लिखा है ना इंडस्ट्रियल रीयूज़, या फिर हम डोमेस्टिक रीयूज़ भी कर सकते हैं, बट रीयूज़ करते करते सपोज़ कि आपने 3-4 स्टेप्स में पानी को यूज़ किया, तो लास्ट में जो पानी निकल के आएगा ना वो फिर यूज़ करने लायक नहीं रहेगा फर्दर। तो आपको उसे ट्रीट करना है, आपको उसे थोड़ा सा क्लीन करना है ताकि वो वापस से रीयूजेबल फॉर्म में आ पाए। वो है आपका क्या? रिसाइकल। तो ये 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, या फिर 4 मंत्राज हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने बता दिया। इसके बाद हम देखते हैं आज का क्वेश्चन। ये थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप एक बार देख लो एंड इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में लिख देना एक बार।
हमने जितना भी कंटेंट यहाँ पे डिस्कस किया आज उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन ये, तो मतलब आपको कुछ भी ऐसे बाहर से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, एंड लास्ट में ये रहा हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो एक तो सबसे पहले हमने बात कर ली कि हमें क्यों करना है कंजर्व, ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है। तो ड्रिंकिंग वाटर, उसके बाद एग्रीकल्चरल यूज़, और तीसरा इंडस्ट्रियल यूज़। आप चाहो तो इसमें खुद का भी ऐड कर सकते हैं कुछ, बट ये क्योंकि बहुत ही ब्रॉड पॉइंट्स हैं तो इसमें सारे जो सारे यूसेजेस हैं वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आप चाहो तो इस वे में इसको डिफाइन ना करके किसी और वे में करो ताकि 4 या 5 पॉइंट्स हो जाएं। फिर हमने बाद में बात की है इसके कि अभी इसका करंट स्टेटस क्या है, जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं हमारे, अभी उसका फ़िलहाल स्टेटस क्या है। तो ये जो रिपोर्ट की फाइंडिंग्स थी उसके थ्रू हमने देख लिया कि अभी हमारा करंट स्टेटस क्या है, उसके बारे में आप लिखोगे थोड़ा सा, बहुत ही ब्रीफ वे में, ज़्यादा नहीं। फिर अभी चैलेंज क्या क्या है। तो चैलेंज तो सबसे पहले ये है कि जो कॉन्टामिनेशन है वो बढ़ता जा रहा है, तो आपको सबसे पहले उसे प्रिवेंट करना है। दूसरा, जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट्स में 85% तक यूज़ हो जा रहा है ग्राउंड वाटर का, जो कि बहुत बड़ा लेवल है। तो ऐसे ऐसे करके आपको पॉइंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या, की इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब आप रिकॉल करो जो मैंने बताया कि अगर सिर्फ ये बोला जाए कि आपको इनिशिएटिव्स लिस्ट डाउन करने हैं, लिखने हैं, तो आपको इनिशिएटिव्स का नेम एंड वो क्यों लॉन्च हुआ था इसके बारे में बस एक लाइन में बता दो, ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि आपके पास इतना स्कोप नहीं है कि आप 600 वर्ड्स में ये सारे पॉइंट्स को डिटेल में लिख पाओ, इसका ध्यान रखना। थोड़ा सा हम इसको बोल सकते हैं कि मिनिमलिस्ट वाला अप्रोच यहाँ पे लगाना पड़ेगा। किसी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में करने के बजाय आपको मल्टीपल एस्पेक्ट्स यहाँ पे अपने आंसर में इन्वॉल्व करने हैं, जो कि थोड़ा थोड़ा ही रहेगा। फिर है कि लास्ट में यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे है एक्शनेबल स्ट्रैटेजी। अब आप रिकॉल करो कि जो पीएम के 4 मंत्रास थे, आप इसे यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। पीएम्स मंत्रा, पीएम का मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस मॉक नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला था, तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये आंसर पूरा कंप्लीट हो गया, राइट। एंड हमने जो भी बातें की हैं आज के सेशन में उसी से रिलेटेड सारा कुछ है, मतलब कि हमने ऑलरेडी सारा कुछ कवर कर लिया है, अब इसके बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, राइट। तो ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको लिखने की कोशिश करो, आप चाहो तो यूट्यूब इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर अगर बेस्ट ये रहेगा कि आप टेलीग्राम पे भेजो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे और भी लोग हैं, तो पीयर रिव्यू भी हो जाएगा एंड फिर हम लोगों को टाइम मिलता है तो हम लोग भी उसको देख लेंगे, राइट। तो आज के सेशन में इतना ही, कल मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।